तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर अब स्टडी करना शुरू कर रहे हैं अपने प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले हमारा नियम है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, लिटरल कंस्ट्रक्शन यानी कि शाब्दिक अर्थ निकालना। बहुत ही सिंपल बात है, जैसे हम लॉ पढ़ते हैं अधिकतर। सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में कन्वर्ट किया, सब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। शब्दों को ऑर्डिनरी मीनिंग दिया, ग्रामर का इस्तेमाल किया, अर्थ निकल कर आ गया, कोई एम्बिग्विटी नहीं, सब स्पष्ट लिखा है लॉ में करने। तो फिर ऐसे केस में जो स्पीकर का जो राइट करने वाले का माइंड है, इसका मतलब वो हमारे सामने शब्दों में आ गया, तो उसका वही अर्थ निकालेंगे। सबसे पहला नियम होता ही है कि चीजों को लिटरली कंस्ट्रक्ट करो। इसीलिए इसे हम कहते हैं कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस जो भी स्टैट्यूट में लिखे हैं उन्हें रीड करके उन्हें ऑर्डिनरी, नेचुरल, ग्रामेटिकल मीनिंग दो, ताकि ऐसे केस में जो उसका अर्थ निकल रहा है वो अर्थ निकल जाए। एट द सेम टाइम जो बेसिक रूल है, एलिमेंट्री रूल है कंस्ट्रक्शन का, वो है टू बी बोर्न इन माइंड दैट वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ टेक्निकल नेचर आर प्राइमा फेसा यूज्ड इन टेक्निकल मीनिंग। तो यदि टेक्निकल स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल स्टैट्यूट में टेक्निकल मीनिंग देंगे, टेक्निकल स्टैट्यूट नहीं है तो ऐसे केस में बेसिक वर्ड को बेसिक मीनिंग देंगे, ऑर्डिनरी फ्रेज में पॉपुलर मीनिंग देंगे जो जनरली वर्ड इस्तेमाल होता है। जब लैंग्वेज स्टैट्यूट की बिल्कुल प्लेन हो, कोई उसमें गोलमोल बात ना हो, शब्दों का एक ही अर्थ निकल रहा हो, तो फिर ऐसे केस में हमें अलग से कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूट में एक्ट अपने आप को खुद कह रहा है तो वही अर्थ उसका निकालेंगे। यहां पर एक उदाहरण लिया गया है। When we talk of disclosures of the nature or concern or interest, financial or otherwise, of a director or manager of the company in the subject matter of a proposed motion, we have to interpret in its broader sense that any concern or interest containing any information and fact that may enable the member to understand the meaning, scope and implication of the items of business and to take decision thereon. What is required is a full and frank disclosure without reservations or suppressions. As for instance, where a son or a daughter or a father or mother or a brother or sister is concerned in any contract or matter, the shareholders ought fairly to be informed of it and the material fact disclosed to them. Here, a restricted, narrow interpretation would defeat the very purpose of the disclosure. यहां पर यदि हम कंपनी लॉ के सेक्शन 102 की बात करें तो 102 सेक्शन एक्चुअली हम लोगों को पता है कि जब भी कोई नोटिस भेजा जाता है जनरल मीटिंग के संबंध में, चाहे एजीएम, ईजीएम, तो जो नोटिस होता है उसमें जितने एजेंडास होते हैं उनके संबंध में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाता है, ताकि कोई शेयर होल्डर जो है, जो निर्णय लेना चाहता है मीटिंग में आने का, वहां वोट डालने का, वो सही से ले सके। इसीलिए डिस्क्लोजर्स होने जरूरी हैं सारे। एनेक्चर खुद डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, और उसमें यदि कोई डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनका किसी भी तरह का कोई कंसर्न या इंटरेस्ट है, चाहे फाइनेंशियल चाहे अदरवाइज, वो डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, ताकि फेयरली जो शेयर होल्डर है वो डिसाइड कर सके कि मुझे इस बिजनेस डिसीजन पर मीटिंग में जाकर वोट डालनी है, नहीं डालनी है, फेवर में डालनी है, क्या केस में डालनी है। तो यहां पर यदि हम इसे लिटरली इंटरप्रेट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल और अदरवाइज शब्द खुद इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि नेचर और इंटरेस्ट कैसा भी है, पैसे संबंधी है, नहीं भी है पैसे संबंधी, पर इंटरेस्ट है। तो इसीलिए यहां पर लिटरली इंटरप्रेट करने पर भी साफ समझ में आ रहा है कि अदरवाइज शब्द ब्रॉडर सेंस में सब कुछ कवर किए हुए हैं। फिर ऐसे केस में डिस्क्लोजर्स को एक छोटा मीनिंग देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वहां पर रिजर्वेशन, सपरेशन
करने की कोई बात नहीं है। विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट सप्रेशन आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। इंटरेस्ट आपका है, आपके सन का है, डॉटर का है, फादर का है, मदर का है, ब्रदर का है, सिस्टर का है। आफ्टर ऑल आपका ही इंटरेस्ट है, इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन जो है एनेक्सर्स में 102 के अनुसार देना जरूरी है। इसीलिए यहां पर ये कहा गया है कि सबसे पहले जो आप पढ़ें उसे लिटरली पढ़ें, और लिटरली यहां साफ दिख रहा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट और अदरवाइज। अदरवाइज मींस एनी, सब कुछ फेयर होना चाहिए, तभी ऐसे केस में डिस्क्लोजर अदरवाइज की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए यहां पर हम फाइनेंशियल और अदरवाइज में रिक्वायर करेंगे फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर। इफ बट वाला कुछ नहीं होगा, जो भी है सब एक्सप्लेन करना होगा। जहां पर लैंग्वेज प्लेन हो और केवल एक ही अर्थ निकल सकता हो, तो फिर अलग से कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती है। Where the language is plain and admits only one meaning, there is no room for interpretation, and only that meaning is to be enforced, even though it is absurd or mischievous. कभी कभी क्या होता है कि साफ दिख रहा है, एक ही अर्थ है, और वो अर्थ यदि हम जू का तू अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में उससे लॉ पूरी तरह से कई बार जो है न्याय देने में सक्षम नहीं होता। लेकिन यदि कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं, वैसा ही करने के लिए लिखा है, तो फिर हमें वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे उससे थोड़ी बहुत किसी को नुकसानी क्यों ना हो रहा हो। जो यहां पर सिद्धांत है, सिद्धांत कहता है एब्सोल्यूटा सेंटिटिनिया एक्सपोर्शियो नॉन इंडिजिट। इसका मतलब है सिंपल प्री पोजीशन नीड्स नो एक्सपोजर, यानी कि जब किन्हीं शब्दों का प्लेन मतलब हो, वर्ड प्लेन इंटरप्रिटेशन दे रहे हो खुद ही, तो आगे बढ़कर कोई और एक्सप्लेनेशन लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से जब मैटर जो होना चाहिए पर साफ दिख रहा है नहीं है, स्टैट्यूट में ऐसे केस में हम खुद नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट इंटरप्रेटर है, मेकर ऑफ लॉ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्रीजेस आउट द प्लेट्स ऑन अ क्लोथ, इट कैन नॉट क्रिएट अ मैटर ऑफ विच द लॉ इज वोवन। यानी कि जो कोर्ट है उसका काम चीजों को एक्सप्लेन करना है, चीजों का सही अर्थ निकालना है, थोड़ा वाइडर मीनिंग देना है, पर नया बनाना नहीं है, क्योंकि नया बनाना काम तो पार्लियामेंट का है ना कि कोर्ट का। इसीलिए द कोर्ट कैन क्रीजेस आउट द क्रीजेस ऑफ क्लोथ, इट कैन आयरन आउट द क्रीजेस, बट कैन नॉट क्रिएट अ मैटर ऑफ विच लॉ इज वोवन, बिकॉज इट डू नॉट हैव सच अथॉरिटी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सिमिलरली when a matter should have been but has not been provided for in a statute cannot be supplied by court, as to do so would amount to legislation and would not be construction. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सही सेंस में सही अर्थ निकालना, ना कि लॉ बना देना। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का, समझाने का मतलब कोर्ट का, अप्लाई करने का मतलब कोर्ट का। वैसे वर्ड्स को पॉपुलर सेंस में मीनिंग दिया जा सकता है। जब हम डील करते हैं मैटर्स से जनरल पब्लिक के बारे में, तो स्टैट्यूट्स को माना जाता है कि वहां वर्ड यूज करेंगे हम पॉपुलर सेंस में, परंतु किसी पर्टिकुलर तरह के बिजनेस में या ट्रांजैक्शन में यदि वर्ड्स का नेचर कुछ अलग है उस तरह के बिजनेस या ट्रांजैक्शन में, तो फिर ऐसे केस में उस तरह के बिजनेस के हिसाब से उसे पर्टिकुलर मीनिंग ही दिया जाएगा और उसे पर्टिकुलर सेंस में ही अर्थ दिया जाएगा। लिखा है रीजनेबल करेक्शंस आर नॉट टू ओवरराइड प्लेन टर्म्स ऑफ द स्टैट्यूट। अ कंस्ट्रक्शन दैट विल रेंडर इनइफेक्टिव पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट विल नॉर्मली बी रिजेक्टेड। ये कहा जाता है कि लॉ मेकर ने कुछ लिखा है तो उसने अपने शब्द वेस्ट नहीं किए होंगे, कुछ लिखा है तो सोच समझ के ही लिखा होगा। इसीलिए रीजनेबल करेक्शंस are not to override plain terms of the statute।
हम अपनी मर्जी से पहली बात रीजनेबल करेक्शंस नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंस्ट्रक्शन जो कि किसी पार्ट को लॉ की लैंग्वेज के इनइफेक्टिव बना दे, ऐसा इंटरप्रिटेशन नॉर्मली रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेचुरल सी बात है, because lawmaker is not assumed to waste its words. So if he has given any word, it should have a meaning. यदि रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन को हमें समझना हो तो ऐसे केस में हम उसे कैसे समझे? यहां चार हेडिंग्स दी गई हैं जिनके तहत हम उसे समझ सकते हैं। शब्दों को नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग दो, और जो वर्ड है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, तो उस कंटेक्स्ट में उसे समझो। एग्जैक्ट मीनिंग प्रीफर्ड टू लूज मीनिंग, यानी कि जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसी पर ध्यान दो, लूज मीनिंग पर ध्यान मत दो। ना ही लूज मीनिंग निकालो, क्योंकि लूज मीनिंग तो सही इंटरप्रिटेशन वैसे भी नहीं दे पाएगा। और टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल सेंस में ही समझो, क्योंकि कुछ शब्दों का पॉपुलर मीनिंग अलग होता है, टेक्निकल मीनिंग अलग होता है, तो इसीलिए टेक्निकल शब्दों को टेक्निकल स्टैट्यूट में टेक्निकल मीनिंग ही देना चाहिए। तो यानी कि लिटरल इंटरप्रिटेशन के जो रूल हैं, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, वो इन चार हेडिंग्स से एक्सप्लेन हो सकता है। पहला है नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग। स्टैट्यूट आर फर्स्ट अंडरस्टूड in their natural, ordinary or popular sense and must be constructed according to their plain, literal and grammatical meaning. If there is an inconsistency with any express intention or declared purpose of the statute, or it involves any absurdity, repugnance, inconsistency, the grammatical sense must be modified, extended or abridged only to avoid such inconvenience, but no further. यानी कि सबसे पहला अर्थ तो यही है, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करो, सब समझ में आ गया, आगे बढ़ो। जब तक कि कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, जब तक कि कोई रिपग्नेंसी नहीं है, केवल इस इनकंसिस्टेंसी रिपग्नेंसी को दूर करने के लिए ही आप उसे वाइडर मीनिंग दे सकते हो। यदि रिपग्नेंसी है ही नहीं तो क्यों उसे वाइडर मीनिंग देना? दूसरा, explanation of the rule. The meaning of the word depend upon its text and context. In the construction of the statute, the context means the statute as a whole and other statutes in pari materia, where two enactments have common purpose in an analogous case. यानी कि किसी भी शब्द को जब आप अर्थ दोगे तो इस बात पर डिपेंड होकर दोगे कि आप उस शब्द को किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हो। जब हम स्टैट्यूट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंटेक्स्ट का मीनिंग होता है पूरे स्टैट्यूट को देखना, और अदर स्टैट्यूट जो उसी चीज के संबंध में बने हैं उन्हें भी देखना। जहां दो इनेक्टमेंट का कॉमन पर्पस होता है किसी एनालोगस केस में, तो ऐसे केस में हमें इस कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में लॉ लिखा गया है, अंदर लिखे शब्दों का भी उसी कंटेक्स्ट में प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात, एग्जैक्ट मीनिंग ही देना चाहिए। लूज मीनिंग तो खुद ही स्टैट्यूट को और गोलमोल बना देगा। एज एवरी वर्ड हैज सेकेंडरी मीनिंग टू, देयरफॉर in applying this rule one should be careful not to mix up the secondary meaning with the loose meaning. Whatever the secondary meaning points to that meaning which the statute meant, preference should be given to the secondary meaning. So wherever secondary meaning points to the meaning which statute meant, तो preference should be given to secondary meaning. हर शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। वैसे तो प्राइमरी मीनिंग ही देना चाहिए प्राइमरी शब्द को, वैसे तो प्राइमरी मीनिंग ही देना चाहिए प्राइमरी शब्द को, सेकेंडरी मीनिंग नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि सेकेंडरी मीनिंग ज्यादा इंटेंशन क्रिएट करने वाला है, स्पष्ट इंटेंशन क्रिएट करने वाला है, फिर तो हमें उसे सेकेंडरी मीनिंग ही देना चाहिए। तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट मीनिंग देना चाहिए, ना कि सेकेंडरी मीनिंग। लेकिन यदि सेकेंडरी मीनिंग ज्यादा इंपैक्ट ला रहा है, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है चीज को, तो फिर हम सेकेंडरी मीनिंग को प्रीफर करेंगे प्राइमरी के मुकाबले। टेक्निकल वर्ड्स शुड हैव टेक्निकल मीनिंग एंड इट शुड बी यूज्ड इन टेक्निकल सेंस इन दैट पर्टिकुलर टेक्निकल स्टैट्यूट। ये जो पॉइंट है लिटरल कंस्ट्रक्शन का, वो ये कहता है कि टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल सेंस में ही समझना चाहिए। इन चार शब्दों से, इन चार रूल से बात पता चलती है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जब तक कोई एम्बिग्यूटी ना हो, लैंग्वेज प्लेन हो, सिंपल हो, तो ऐसे केस में हमें उसी तरह से उसे समझ के आगे बढ़ जाना चाहिए। हालांकि यदि ऐसा नहीं है
तो फिर हम आगे के नियम पढ़ते हैं, जैसे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन।